नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल के इंद्री स्थित अनाज मंडी में धन्यवाद रैली को संबोधित करने के लिए करनाल पहुंचे। करनाल पहुंचने पर विधायकों सहित प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बुके देकर उनका स्वागत किया गया। इस रैली में मुख्यमंत्री जनता को विकास की नई सौगात देंगे और रैली से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप ने रैली स्थल का दौरा किया था और अधिकारियों को समय पर व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धन्यवाद रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। उधर पेहोवा की धन्यवाद रैली में सीएम सैनी शामिल होंगे और रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और इलाके के लोगों में उत्साह बना हुआ है। इस रैली के जरिए सीएम 24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे और इसके अलावा 50 बेड के अस्पताल, सरस्वती नदी के पुल और ट्यूकर में माइनर का उद्घाटन करेंगे। और बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद जिला कुरुक्षेत्र के पेहोवा में सीएम की पहली रैली है और वहीं हाल ही में सीएम ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के पैतृक गांव चनालहेड़ी में उनके पौत्र और पौत्र वधू को आशीर्वाद दिया था। इसके साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा में नागरिकों की समस्याएं सुनी थी। पेहोवा की अनाज मंडी में हुई धन्यवाद रैली में सीएम नायब सैनी ने 28.62 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और साथ ही पेहोवा क्षेत्र के विकास के लिए रुआ गांव में पशु अस्पताल का भवन, चीका रोड पर सरस्वती ड्रेन का पुल और इस्माइलाबाद और स्याणा सैदा पीएचसी को जो है सीएचसी पीडब्ल्यूडी की सड़कों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए और साथ ही अनाज मंडी की सड़कों और सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए 5-5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पूछते थे कि बीजेपी सरकार ने 10 साल में कितना काम किया है। उन्होंने उत्तर दिया कि अकेले पेहोवा के लिए बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने 1057 करोड़ के विकास कार्य किए। इस रैली के आयोजन का हमारा मकसद आप सबसे सीधा जुड़ना है और साथ ही यह रैली इस इलाके को विकास के मामले में अग्रणी बनाने में भी ये कारण सिद्ध होगी। आज हमें खुशी है कि आज इस रैली में आप यहां पर रहने पेहोवा के विकास के लिए 28 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। इनमें प्राचीन सरस्वती नहर पुल, किसान सेवा सदन और 50 बिस्तर के शिलान्यास उद्घाटन किए हैं। इसका लाभ यहाँ के क्षेत्र के लोगों को वो मिलेगा कि हमारी सरकार की सोच है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबके प्रयास से हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास विजन जम्मू तथा हरियाणवी के भावना से हम पूरे हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास कर रहे हैं। हम यह नहीं देखते कि हमारा राष्ट्र भारत है या विपक्ष का उदाहरण है। हमारी सोच सबका साथ, सबका विकास लेकर के हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का हमारा मूल मंत्र है और हम इसको लेकर के आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप यह विश्वास दिलाने आया हूं कि सरकार आपकी है, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि हर क्षेत्र का विकास और हर नागरिक का उत्थान हो।
आपकी हर शिकायत को सुनने और सुधारने का ये हमारा कर्तव्य है। हम मजबूती से इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब मिल करके मजबूती से आगे बढ़ना है। इस काम में हरियाणा का अधिकतम योगदान सुनिश्चित करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सेवा विधानसभा क्षेत्र के विकास में हमारी सरकार कोई कमी नहीं रहने देगी और गति से इसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। उधर करनाल में धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और कार्यक्रम में सीएम ने बीजेपी पर तीसरी बार भरोसा जताने के लिए जनता का आभार जताया। इसी के साथ कई विकास कार्यों की सौगात भी दी और सीएम सैनी ने कार्यक्रम के बाद क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इतनी ठंड और इतनी बरसात के अंदर भी लोगों का जो इंद्री में हजूम उमड़ करके आया है, ये लोगों का प्यार है, उनका आशीर्वाद है, उनका स्नेह है। और हमने इंद्री के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद किया है कि उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार की नीतियों के ऊपर नॉन स्टॉप तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं आज क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर लोगों का धन्यवाद विधानसभा के अनुसार जाकर के कर रहा हूं, ताकि जो उन्होंने विश्वास तीसरी बार व्यक्त किया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है कि सभी फसलों पे एमएसपी देने की बात की है 100% में हरियाणा सरकार ने फैसला लिया, क्या फैसला लिया? देखिए, कल हमने वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि हरियाणा प्रदेश के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। उधर सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इतनी ठंड और बरसात में लोगों का हुजूम उमड़ कर आया है, ये लोगों का प्यार है और स्नेह है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है और सभी हलकों में जाकर पब्लिक का धन्यवाद कर रहा हूं। वहीं 24 फसलों पर एमएसपी देने पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, हम सभी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे और इसके साथ ही उन्होंने करण दलाल पर भी निशाना साधा। उधर कांग्रेस नेता कर्ण सिंह दलाल और अशोक अरोड़ा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बता दें कि हरियाणा कांग्रेस ने हाईकमान के आदेश पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की थी। विधानसभा चुनाव में हर सर्वे और पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। वहीं मतदान के दिन हर बूथ पर कांग्रेस ही कांग्रेस थी, बीजेपी कहीं नहीं थी। इसके बावजूद जो नतीजे आए उनसे जो है सब हैरान रह गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्ण सिंह दलाल ने ईवीएम मशीन चुनाव को लेकर और साथ ही सरकार के अधिकारियों पर बयान दिया है। 55 लाख बीजेपी का दिखाया जा रहा है, जो कि नहीं है, क्योंकि इन्होंने आंकड़ा तो 5 तारीख वाला डाला नहीं है। आज भी परसेंटेज से काम चला रहे हैं, रिजल्ट वाला आंकड़ा दिखा रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा घोटाला दिन दहाड़े जो ये धोखा किया है, डाका डाला है, अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए, या आप मेरे सामने बैठे हैं, कंप्यूटर निकालिए और इनको जो मैं कह रहा हूं अगर ये गलत हो तो मुझे अभी बताइए। तो कांग्रेस के जो ये 8-9 सीटें हारी हैं, ये सीटें वो भी नहीं हार रही थी, लेकिन इन्होंने जबरन राज बनाना था, झूठे आंकड़े बनाए जो आज भी वेब पर हैं। ये 55,48,00,000 का आंकड़ा। उधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने पीसीसी में पीसी की और आपको बता दें कि पीसी में अशोक अरोड़ा ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए उनकी हम निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिला स्तर पर कल राज्यपाल के नाम जो है ज्ञापन देंगे। साथ ही देश भर में कांग्रेस इस मामले में कल विरोध प्रदर्शन करेगी। अशोक अरोड़ा ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से देश के गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग भी की जाएगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी इस पीसी के दौरान, आप सुनिए। शायद इस बात को भूल गए
कि जिस समय संविधान कमेटी का निर्माण हुआ था उस समय 200 मेंबर कांग्रेस पार्टी के थे और अकेले अपनी पार्टी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उनको उनकी जो लाइफ थे वो उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मेजोरिटी के होने के बावजूद संविधान निर्माण की जिम्मेवारी बाबा साहब को दी थी और चुनाव हारने के बाद पंडित नेहरू जी ने उनको कानून मंत्री भी बनाया था, शायद इस बात को भूल गए। और इस बीच चंडीगढ़ से खबर है कि नए एडवोकेट जनरल की जो है नियुक्ति हुई है। प्रविंदर चौहान हरियाणा के एडवोकेट जनरल होंगे और राज्यपाल ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर नए एडवोकेट जनरल की जो है नियुक्ति हुई। प्रविंदर चौहान जो है राज्यपाल ने नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं। प्रविंदर चौहान होंगे हरियाणा के एडवोकेट जनरल। राज्यपाल ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति हुई है और ऐसे में प्रविंदर चौहान होंगे हरियाणा के एडवोकेट जनरल। राज्यपाल ने नियुक्ति के आदेश जारी किए। हरियाणा के नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति और प्रविंदर चौहान हरियाणा के एडवोकेट जनरल होंगे। राज्यपाल ने इसको लेकर जो है नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक चंडीगढ़ से पहुंचा रहे हैं, जहां पर नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति को लेकर जो है आदेश राज्यपाल ने जारी कर दिए हैं और नए एडवोकेट जनरल जो है प्रविंदर सिंह चौहान जो है होंगे। तो उस आदेश की प्रतिलिपि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति से जुड़ा हुआ यह आदेश। उधर हरियाणा पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जहां पर आईपीएस सौरभ सिंह सीआईडी चीफ बने हैं, तो वहीं आईपीएस आलोक मित्तल को एडीजीपी एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी में जो है नियुक्त किया गया है। पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल जो है देखने को मिला है, जिसकी कॉपी जो है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सीआईडी चीफ बने हैं आईपीएस सौरभ सिंह को एडीजीपी बनाया गया है और आईपीएस आलोक मित्तल को एंटी करप्शन ब्यूरो में एडीजीपी के पद पर नियुक्त किया है। उधर हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर ग्रेटर फरीदाबाद स्थित एक निजी इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक उत्सव में पहुंचे, जहां स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर जो है पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया और इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ शिक्षाविद सीएल गोयल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। साथ ही एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर विनय गोयल को पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए बधाई दी और इस मौके पर राजेश नागर ने कहा कि ग्रेटर फरीदाबाद एजुकेशन का हब बनता जा रहा है और आने वाले समय में इसका स्वरूप और निखर कर जो है नजर आएगा। राज्य मंत्री ने कहा कि इंग्लिश के साथ साथ अपनी भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे कोई आने वाले समय में कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए। अगर हम स्कूल्स की बात करें तो ग्रेटर फरीदाबाद में जो ये इंस्टीट्यूशनल हब जो बन चुका है, जहां पर बड़े बड़े नामी स्कूल, चाहे शिव नादर की बात करें, केआर मंगलम की बात करें, मॉडर्न बारह खंबा की बात करें, बड़े बड़े स्कूल यहाँ पर आ गए हैं और उसी में से एसआरएस स्कूल भी एक लीडिंग स्कूलों में से एक है। और आज जो बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्म किया है तो उससे लगता नहीं है कि ये भी जो बड़े स्कूल हैं उनकी तरह यहाँ पर पढ़ाई हो रही है और कल्चर एक्टिविटीज यहाँ पर कराई जा रही है। आज हमारे स्कूल का वार्षिक उत्सव है जी, जो एनुअल डे जिसे हम बोलते हैं, और ये आज इसका जो हमने थीम रखा है वो पंचतत्व के ऊपर रखा है जी। तो क्योंकि ये अभी हमारे एक वर्ल्ड की भी समस्या है, जिसमें कि अगर हम पोल्यूशन को लेते हैं तो वो भी उसका एक तत्व है, पानी की भी है, एयर की भी है, अर्थ की भी है। तो ये हमारा थीम है। बच्चे बहुत ही अच्छे से 6 महीने से इस समय के लिए वेट कर रहे थे और आज वो समय दिन है जिसमें कि वो परफॉर्म करके अपनी सारी चीजें बताएंगे। निश्चित तौर पर एसआरएस पूरे स्कूल के शासन को मैं बधाई दूंगा कि मैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर पंच तत्व सही माने तो हम जिस भगवान के रचयिता हैं
हमारे शरीर में 5 तत्व हैं और उस 5 तत्व पर आधारित हमारा पूरा जीवन होता है। निश्चित रूप से उनको जो इन्होंने अपने वार्षिक उत्सव एनुअल फंक्शन के माध्यम से इन्होंने जो दिखाने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम सबको समझना चाहिए और हम सबको पर्यावरण के साथ जुड़ के रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आज की जरूरत भी पर्यावरण संरक्षण है, तो निश्चित रूप से इन पूरे स्टाफ को बधाई है। उधर नारनौद उपमंडल के गांव बुढ़ाना में स्थित डांडा स्थित भट्टा पर बीती रात ईंट भट्टे की दीवार गिर गई और हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 साल की बच्ची गोरी की हालत जो है गंभीर बनी हुई है। पुलिस द्वारा घटना का निरीक्षण कर लिया गया है और इस मामले की जांच जो है पुलिस निरंतरता से कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि मृतक बच्चों के शवों को हांसी के शवघर में रखवा दिया गया है। मृतकों में 3 महीने की निशा, करीब 9 साल का सूरज और 9 साल का विवेक, साथ ही साथ 5 साल की नंदिनी शामिल है। जिस समय हादसा हुआ उस समय उनके परिजन उनके पास ही काम कर रहे थे। काम लग रही थी तो इनका थोड़ा काम बाकी रह रहा। 2, 3, 4 ये जो बच्चे थे सारे ऊपर खेल रहे थे जी। लाइट का चाहना था, थोड़ा काम रह रहा था केवल। तो बस थोड़ा काम में तो करते करते जो हादसा हो गया, दीवार पड़ गई जी। दीवार पड़ने के बाद बस जब इधर उधर थे सारे, मतलब प्रशासन भी आ गया और जितने भी हम बैठे हुए थे कर्मचारी मजदूर सारे इकट्ठे होके पूरी मतलब इसमें कोशिश करके सारे निकाले और ये फिर बाज की प्रशासन समेत एडमिट करवाए जी उधर जाके। 9 बजे यहाँ पे वो काम कर रहे थे, यहाँ पे बच्चे सुलाए हुए थे। तो ये बच्चे रोज ही सोते थे क्या? मैं यहाँ पे नहीं सोते, यहाँ पे डॉक्टर लोग काम करते थे ना, तो बच्चों को यहाँ पे साथ ले आते थे। तो रात को ही इनको हॉस्पिटल ले गया है? हाँ, रात को हॉस्पिटल। उधर पंचकुला के एक रेस्टोरेंट में देर रात ताबड़तोड़ गोलियां चली और फायरिंग में एक युवती और 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार 20 वर्षीय युवती के साथ 2 युवक जो है सल्तनत रेस्टोरेंट में जन्मदिन पार्टी मनाने के लिए रुके हुए थे। जानकारी के मुताबिक बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते तीनों की हत्या की गई है। पुलिस ने तीनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। भाई 3 लड़के आओ व्हाइट की थी उस गाड़ी में, सल्तनत के बाहर पार्किंग में गरबान लगे थे, पार्टी में आए थे और आते हुए तापड़ों की गोलियां चलाई थी। अभी नहीं पता कौन थे कौन नहीं थे। तो वो पहचान किस नाम से भैया कौन कौन है क्यों मैं गया नहीं? तो एक विक्की था लड़का, उसकी डेथ एक लड़की है, दोनों नाम नहीं पता। विक्की लड़का था मेन। अच्छा, हाथ में गोली लगी तो प्राण घिसने के सामने ये अभी कुछ नहीं। तो वो जो साथ में लड़का लड़की थे वो कौन थे? उसका एक भांजा था और एक वैसी फ्रेंड थी। उधर फरीदाबाद में डिपो संचालक की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां पर राशन लेने गई एक 3 महीने की गर्भवती महिला को डिपो संचालक सत्येंद्र बड़ाना और उसके भाई ने न केवल लात घूसा थप्पड़ों से मारा बल्कि उसकी गला दबाकर पिटाई कर दी, जिसे गर्भवती महिला बेहोश हो गई। वहीं उसका पति उसे फरीदाबाद के बादशाह खान से अस्पताल में लेकर पहुंचा और जहां पर डॉक्टर ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। और दरअसल बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला के पति रजनीश के मुताबिक राशन कार्ड में उसका और उसकी पत्नी का नाम है, लेकिन वह जब भी डिपो संचालक के पास जाते थे तो बार बार वह मना कर देता था। मैं गई, उन्होंने बोला कि 2 जने कहा राशन नहीं दूंगा मैं, तेल नहीं है। ये वापस आ गए। फिर मेरी देवरानी गई, उसने बोला कि मैं एक बार समझ में नहीं आ रहा तुझे बोल दिया तो वो वापस आ गई। फिर बोले भैया मैं हर बार आता हूँ आप ऐसे ही करते हो। इतने बोलते वो तो गंदी गंदी गाली देने लगा, लेडीज को खूब गाली दिया। उसने फिर ये मेरी देवरानी बोली भैया आराम से बोलो। फिर पीछे से ये ना आते ही छूटते थप्पड़ लगा दिया, उसका गला दबा के झोटा खा के नीचे सर पटक दिया। महिला को गला दबा के जो करना कर ले। गर्भवती है वो कितने महीने की? 3 महीने की। ये नंगला गाजीपुर रोड पे राशन डिपो वाले ने मारा सर, राशन लेने गए थे तो। अच्छा, कौन से डिपो वाला है, कहाँ की बात है? सत्येंद्र बड़ाना नाम है सर। अच्छा, कहाँ की बात है? ये नंगला गाजीपुर रोड पे ही है। अच्छा, तो क्या हुआ था पूरे तरीके से बताएं। जब घटना मना कर दिया था कि हमें राशन नहीं देगा, कह रहा 2 बंदे का राशन हम नहीं देते, हर महीने वहीं से लेता हूँ मैं। कितने लोग हो तुम राशन कार्ड में? 2 ही है सर। तो जब राशन चढ़ा हुआ है
नाम है तुम्हारा, तो तुम्हें मना क्यों करा था? हमें मना कर दिया, तो हमने अपनी वाइफ को भेज दिया सर। अच्छा, तो उसको बाद फिर भेज दिया तो उन्होंने मार के भेजा बाहर, दोनों भैया थे। उधर फरीदाबाद में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है, जहां पर एक व्यक्ति अपने गंतव्य तक जाने के लिए ऑटो में बैठा था, लेकिन जब उसे होश आया तो वह सड़क किनारे पड़ा था और उसके पैर में 3 जगह फ्रैक्चर था, गंभीर चोटें थीं और उसके जेब में रखा मोबाइल फोन और 1100 रुपए गायब थे। फिलहाल घायल व्यक्ति वशीर को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पीड़ित युवक ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। हमें छोड़ दो 3 नंबर तक। उसने बोला कि 3 नंबर तक हम नहीं जाएंगे, हम लाल बजे तक जाएंगे। हमने बोला पैसे क्या लोगे? उसने बोला कि 20 रुपए लेंगे। हमने ठीक है, बैठ गया। बैठने के बाद में बैठ गया, लेडीज उस तरफ बैठी हुई थी, हम उस तरफ बैठे हुए थे, बीच में जगह खाली थी। उसने लेडीज ने रुमाल झाड़ा, बैठ गए, ऑटो चला दिया, रुमाल झाड़ दिया। रुमाल झाड़ने के बाद में सर 2 मिनट के बाद में हमारे साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है, जब हम होश आए हैं, जब लाल बत्ती पार करने के बाद में इधर की तरफ जब लाल बत्ती पास कर गए, अच्छा, फिर तो हम जब हम होश में आए तो देखे कि लाल बत्ती है वहां पे। उधर भिवानी जिले के सभी प्राथमिक विद्यालयों की चेकिंग होगी और इसके लिए जिले भर के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है और बैठक में बताया गया कि शिक्षा विभाग पंचकुला से भी इसके लिए एक टीम आएगी, जो सुबह प्रार्थना सभा से छुट्टी होने तक स्कूल की सभी गतिविधियों पर नजर रखेगी। ये बुनियाद की तरफ से जो है सर्वेक्षण कार्यक्रम सभी बच्चों का होना है, तो यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट भिवानी में कल की डेट जो है फिक्स की गई है 24/12/2024 को। तो इसमें जो है बालिका बाल वाटिका 3 से लेकर के और 5वीं क्लास तक के बच्चों का सर्वेक्षण होना है। और ये आप उसका उल्लेख कीजिए, क्योंकि इस मॉनिटरिंग के आधार पर कुछ स्कूलों का चुनाव भी किया जाना है राज्य स्तर के द्वारा। आप जो भी डेटा, जिस भी चीज को आप गूगल फॉर्म के अंदर दर्ज करेंगे, वो डाटा कल ही स्टेट के द्वारा एनालाइज कर लिया जाएगा। उसके आधार पर किस स्कूल में अच्छा कार्य हो रहा है, किस स्कूल में क्या नई टेक्निक अपनाई जा रही है, क्या नई इनोवेशन लाई जा रही है, किस चीज में कितना सुधार है, क्या नवाचार उसके अंदर है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।